नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे द रेनेसेंस को। द रेनेसेंस एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है रिबर्थ, रिवाइवल या रीअवेकनिंग। द रेनेसेंस को अर्ली मॉडर्न एज भी कहा जाता है। वैसे हमें अच्छे से पता है मॉडर्न एज कब से स्टार्ट होता है। 1901 से स्टार्ट होता है, जब क्वीन विक्टोरिया की डेथ हो जाती है। उसके बाद मॉडर्न एज की बिगिनिंग मानी जाती है। लेकिन द रेनेसेंस को भी अर्ली मॉडर्न एज कहा जाता है। मॉडर्न का मतलब समझते हैं? मॉडर्न का मतलब होता है कुछ नया करना। कोई आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक जो ट्रेडिशनल तरीके से ना करके कुछ नए तरीके से किया जाए, उसको हम मॉडर्न एज कहते हैं। तो रेनेसांस बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से बहुत सारे फैक्ट्स बनते हैं जो पूछे जाते हैं। उन सारे फैक्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होगा। शुरू करते हैं। तो रेनेसांस का जो टाइम पीरियड है वो होता है 1500 से लेके 1660 तक। वैसे हमें अच्छे से पता है द रेनेसांस थोड़ा इंग्लैंड में पहले ही स्टार्ट हो जाता है 1485 में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ था 1453 में। उसके बाद क्या होता है, द रेनेसांस इटली से होते हुए जर्मनी, फ्रांस, फिर इंग्लैंड में पहुंचता है 1485 में। तभी से रेनेसांस माना जाता है। और कुछ और इम्पोर्टेंट घटना घटित हुई थी 1485 में, मैं आपको याद दिला दूं। 1485 में द वॉर ऑफ रोजेस, जो इंग्लैंड में ब्लडी सिविल वॉर चल रहा था, उसका एंड हो जाता है। ये जो वॉर ऑफ रोजेस होता है, इसकी शुरुआत होती है 1455 में और इसका एंड कब होता है? 1485 में। क्या कुछ होता है वॉर ऑफ रोजेस में, जल्दी से आप समझ लीजिए। देखो, इंग्लैंड में दो राजघराने होते हैं। एक होता है लैंकास्टर, इनका जो सिंबल होता है रेड रोज। और दूसरा राजघराना होता है यार्क, इनका जो सिंबल होता है व्हाइट रोज। ठीक है। इन दोनों के बीच में काफी लंबे समय से, यानी 30 इयर्स तक वॉर चलता है, खास करके राजाई के लिए। ठीक है, राजगद्दी के लिए इन दोनों के बीच में वॉर चल रहा होता है। और लास्ट में क्या होता है, लैंकास्टर का जो किंग होता है उसका नाम होता है हेनरी ट्यूडर, जो बाद में जब किंग बनता है तो हेनरी सेवेंथ के नाम से ये जाना जाता है। और यार्क का जो किंग होता है वो होता है रिचर्ड, रिचर्ड थर्ड। तो 1485 में क्या होता है, हेनरी ट्यूडर रिचर्ड की हत्या करता है और वो एक ट्यूडर डिनाइस्टी की स्थापना करता है इंग्लैंड में। ठीक है। और ये जो हेनरी ट्यूडर जब राजा बनता है तो फिर ये किस नाम से बनता है? हेनरी सेवेंथ के नाम से इंग्लैंड में किंग बनता है। कब बनता है? 1485 में। और कब तक रहता है? तो 1509 तक, ध्यान रखना, ये किंग बना रहता है लगभग 24 इयर्स तक। उसके बाद जो है हेनरी सेवेंथ के लड़के का नाम रहता है हेनरी एट्थ। ठीक है। और ये जो हेनरी एट्थ होता है, ये 6 शादियां किया था, इसके लिए भी जाना जाता है। इनके 3 बच्चे थे और ये तीनों बारी बारी से किंग बनते हैं। एक तो होते हैं एडवर्ड, और ये जब किंग बनते हैं तो एडवर्ड सिक्स के नाम से किंग बनते हैं। लगभग 6 साल तक ये राजा बने रहते हैं, 1547 से लेके 1553 तक। ठीक है। इसके बाद आती है क्वीन मैरी, और ये भी लगभग 5 साल तक क्वीन बनी रहती हैं, 1553 से लेके 1558 तक। अब उसके बाद बारी आती है एलिजाबेथ। ठीक है, एलिजाबेथ, और वो भी एलिजाबेथ फर्स्ट। और ये क्वीन बनी रहती हैं 1558 से लेके 1603 तक। लगभग 45 इयर्स तक ये इंग्लैंड की क्वीन थी। ठीक है, बहुत ही स्टेबल, बहुत ही पावरफुल क्वीन होती हैं एलिजाबेथ फर्स्ट। और इसके बाद जेम्स फर्स्ट आते हैं। ठीक है, जैकोबियन एज स्टार्ट होता है और फिर किंग बनते हैं जेम्स फर्स्ट। और ये किंग बनते हैं, ध्यान रखना, 1603 से लेके 1625 तक। और ये लगभग 22 इयर्स तक किंग बने रहते हैं। और ये मैं आपको टाइमलाइन क्यों बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे जितने भी किंग हुए हों, चाहे हेनरी सेवेंथ हो, हेनरी एट्थ हो, या फिर क्वीन एलिजाबेथ हो, जेम्स फर्स्ट हो,
ये ना सिर्फ लंबे समय तक इंग्लैंड में रूल करती हैं, लेकिन ये अपने टाइम पीरियड में जितने भी सोशल, पॉलिटिकल अपहीवल्स होते हैं या फिर जो धर्म के नाम पर डिस्प्यूट्स हो रहा था, उन सबको वो सप्रेस करके रखती हैं। तभी तो इनका ये जो टाइम पीरियड होता है, बहुत ही रैपिड तरीके से फ्लरिश करता है हर एक फील्ड में और उसमें साहित्य भी शामिल है। रेनेसांस का मतलब समझते हैं? हर एक फील्ड में एक रैपिड प्रोग्रेस होगा और उसके पीछे कुछ न कुछ घटनाएँ घटित होती हैं। तो पहली जो घटना घटित होती है रेनेसांस में, वो होता है रिलिजन में रिफॉर्मेशन। 1517 में मार्टिन लूथर होते हैं। ये बहुत ही बड़े स्कॉलर और थियोलॉजिस्ट होते हैं। ये रोमन कैथोलिज्म में बहुत सारी कमियाँ काउंट कराते हैं। बताते हैं कि इसमें बहुत सारे अननेसेसरी रिचुअल्स हैं और प्रैक्टिसेस हैं जिसको हमें फॉलो नहीं करना चाहिए और बहुत सारे क्रिश्चियन इनकी थियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं और देखते ही देखते इनकी बहुत बड़ी संख्या बन जाती है और अल्टीमेटली क्या होता है, रोमन कैथोलिज्म से ही टूटकर अलग होता है एक नया क्रिश्चियन रिलीजन जिसको बोला जाता है प्रोटेस्टेंटिज्म। इस घटना का प्रभाव इंग्लिश पीपल पर क्या पड़ता है? देखो, इसके पहले जो रोमन कैथोलिक चर्च में पादरी लोग होते थे, वो लोगों को धर्म के नाम पर डरा के रखते थे। लेकिन अब क्या होता है, धर्म के नाम पे जो डर था, इंग्लिश पीपल के मन से हट जाता है। उसका परिणाम ये होता है कि साइंस के फील्ड में, डिस्कवरी और एक्सप्लोरेशन के फील्ड में अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट्स मिलते हैं। द रेनेसांस की दूसरी घटना घटित होती है 1588 में, जब स्पेनिश अर्माडा का डिफीट हो जाता है। पूरी बात क्या होती है, ध्यान से समझिए। स्पेन और इंग्लैंड के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था और उसके पीछे कई कारण थे। पहला कारण तो ये था कि स्पेन और नीदरलैंड के बीच में चल रहा था वॉर, ठीक है? और उस टाइम में इंग्लैंड क्या करता है, नीदरलैंड की हेल्प करता है। तो इंग्लैंड चूंकि स्पेन के दुश्मन का हेल्प किया था, इसलिए इंग्लैंड जो है स्पेन का भी दुश्मन बन गया। और दूसरा कारण ये बनता है कि इंग्लैंड के कुछ पायरेट्स, समुद्री डाकू, स्पेन के शिप को लूट लेते हैं। ये भी एक कारण बन जाता है। और तीसरा जो कारण था, वो रिलीजन से रिलेटेड था। स्पेन एक ऐसा कंट्री था जो रोमन कैथोलिज्म को सपोर्ट कर रहा था और वहीं इंग्लैंड एक ऐसा देश था जो रोमन कैथोलिज्म से प्रोटेस्टेंटिज्म की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था। यानी इंग्लैंड में लोग प्रोटेस्टेंट्स हो रहे थे। तो ये भी एक कारण बन जाता है, जिसकी वजह से स्पेन क्या करता है, अपनी अर्माडा को भेजता है। अर्माडा क्या है समझते हैं? ये लगभग 130 135 जो है स्पेन की वारशिप होती हैं, बड़ी पावरफुल होती हैं। इसमें सारे एमुनेशन शामिल थे और इसका सामना करना बड़ा मुश्किल था इंग्लैंड के लिए। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड के पास उस समय 30 वारशिप भी नहीं थे। इंग्लैंड को एक चैलेंज था कि इस स्पेनिश अर्माडा का सामना करना। तो उस समय इंग्लैंड का साथ नेचर ने भी दिया था। नेचुरल कैलामिटीज आती हैं, स्पेन के बहुत सारे शिप को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। उसके बाद जो है इंग्लैंड एक सडन अटैक करता है। इस तरह से इंग्लैंड का स्पेन पर जीत हासिल हो जाती है और इसका परिणाम क्या होता है, ध्यान से समझिए। इसी के बाद से इंग्लैंड जो है, इसका जो मनोबल था इतना ऊंचा हो जाता है कि इसकी जो कॉलोनीज थी ना, दुनिया के सभी कोनों में पहुंच जाती है। इंडिया पहुंच जाती है, साउथ अफ्रीका, इवन जो है अमेरिका में भी वो कॉलोनीज बना करके अलग अलग देशों पर वो रूल करना स्टार्ट कर देती हैं। आप समझ रहे हैं, अगर ये स्पेनिश आर्माडा को डिफीट नहीं कर पाते तो शायद वो अपनी कॉलोनीज विश्व भर में इंग्लैंड नहीं फैला पाती। इसके बाद होता है री अवेकनिंग ऑफ ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म का मतलब आप दो बातों से समझेंगे। एक तो जो है ग्रीक और रोमन लिटरेचर को खूब पढ़ा जाने लगता है, यानी ग्रीक और रोमन टेक्स्ट को खूब ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा ह्यूमैनिज्म का मतलब होता है इंडिविजुअल पोटेंशियल, व्यक्तिगत सामर्थ्य पर ज्यादा जोर दिया जाता है। चौथी जो बात आपको याद रखना है, प्रिंटिंग प्रेस का पहली बार इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस होना। और ये इंट्रोड्यूस करने वाले कोई और नहीं होते हैं, विलियम कैक्सटन होते हैं। ये राइटर भी होते हैं, इसके अलावा जो है मर्चेंट भी होते हैं, डिप्लोमेट भी होते हैं। और ये जब इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस को लाते हैं, तो आप समझ सकते हैं बल्क में, अधिक मात्रा में किताबों को
पम्फलेट्स को, एसेज को छापा जाता है और ये कॉमन पीपल तक आसानी से एक्सेस हो जाता है। जाहिर-सी बात है, किताबें लोग पढ़ेंगे तो उनके थॉट में भी परिवर्तन होगा और फिर वो बड़े एम्बिशियस होंगे और यही इंग्लिश पीपल के साथ होता भी है। वो हर एक फील्ड में अपना हाथ आजमाना स्टार्ट कर देते हैं और प्रिंटिंग प्रेस को ध्यान रखना विलियम कैक्सटन इंग्लैंड में पहली बार इंट्रोड्यूस किए थे 1476 में। ये डेट भी आप याद रखेंगे। रेनेसांस में नॉवेल को छोड़कर साहित्य की हर एक विधाओं को खूब लिखा जाता है। कोई भी जॉनरा हो, चाहे सोनेट हो, प्लेस हो, विलियम शेक्सपियर ने ही बहुत सारे सोनेट्स, बहुत सारे प्लेस लिखा है। इवन प्लेस लिखने में यूनिवर्सिटी वीट्स भी कम नहीं होते हैं। उन्होंने भी बहुत सारे प्लेस लिखा है, बेन जॉनसन ने लिखा हुआ है। इसके अलावा पोएट्री भी खूब लिखी जाती है। पम्फलेट्स और प्रोज वर्क भी लिखे जाते हैं। मिल्टन ने भी बहुत सारे पम्फलेट्स लिखे हुए हैं और इस टाइम पीरियड में ध्यान रखना एसेज भी खूब लिखे जाते हैं। ठीक है। अकेले फ्रांसिस बेकन ने 106 एसेज लिखे हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं। इसके बाद ध्यान रखना रेनेसांस जाना जाता है एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी के लिए। क्रिस्टोफर कोलंबस, इसने अमेरिका का डिस्कवरी किया था लगभग 1492 में और वास्को डिगामा ने किया था 1498 में। रेनेसांस में क्या होता है, इंग्लैंड में हर एक फील्ड में रैपिड प्रोग्रेस होता है। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं होता है जिसमें रैपिड प्रोग्रेस ना हो, चाहे एक्सप्लोरेशन हो, डिस्कवरी हो, साइंस के फील्ड में, फिलोसफी के फील्ड में, इसके अलावा लिटरेचर, आर्ट, इन सब के फील्ड में बहुत ही रैपिड प्रोग्रेस होता है। लेकिन हमें सिर्फ अच्छे से ध्यान देना है लिटरेचर पर। देखो, एलिजाबेथन एज बहुत सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स और उनकी वर्क के लिए जाना जाता है, तो उन सारे राइटर्स और उनकी वर्क से भी फैमिलियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले राइटर हैं सर टॉमस मूर। इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होती है यूटोपिया। यूटोपिया का मीनिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूटोपिया एक ऐसा इमेजिनरी प्लेस होता है जो बहुत ही ज्यादा प्लीजेंट होता है और यूटोपिया का अपोजिट वर्ड भी एग्जाम में पूछा गया है। इसका मतलब होता है डिस्टोपिया। डिस्टोपिया का मतलब क्या होगा? ये भी कोई इमेजिनरी प्लेस होगा लेकिन ये अनप्लेजेंट होगा। ठीक है। और यूटोपिया 1516 में लिखा गया है और ये लैटिन में लिखा गया है और यूटोपिया को ध्यान रखना इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है 1551 में। इसके बाद सर फिलिप सिडनी बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर होते हैं। इनका एक वर्क है स्ट्रॉफेल एंड स्टेला। ये एक सोनेट सीरीज होती है। इसमें कुल मिलाकर 108 सोनेट्स होते हैं। इसके बाद सर फिलिप सिडनी का अर्काडिया एक और इम्पोर्टेंट वर्क होता है। ये प्रोज में लिखा गया, ध्यान रखना, एक पास्टोरल रोमांस होता है। इसके बाद अपॉलजी फॉर पोएट्री, ये भी सर फिलिप सिडनी का वर्क है। और आपको याद आ रहा है डिफेंस, डिफेंस ऑफ पोएट्री, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है शैली के द्वारा। ठीक है। पीबी शैली ने इसको लिखा है 1821 में। हालांकि इसको पब्लिश किया जाता है 1840 में। तो ध्यान रखना, एपोलॉजी फॉर पोएट्री ये लिखे हैं सर फिलिप सिडनी, लेकिन डिफेंस ऑफ पोएट्री ये किसने लिखा है? पीवी शैली ने लिखा है। इसके बाद एडमंड स्पेंसर आते हैं जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर होते हैं एलिजाबेथन एज के और इनका बहुत ही फेमस वर्क होता है फेरी क्वीन। ये एक एलिगोरिकल पोएम होती है, साथ साथ में ये एक एपिकल पोएम होती है और ये कितने पार्ट्स में आती है? 6 पार्ट्स में आती है, यानी 6 कैंटोस में आती है। इसके बाद है एमरोटी। ये एडमंड स्पेंसर की एक सोनेट सीरीज होती है। इसमें कुल मिलाकर के 89 सोनेट्स होते हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा है सेफर्ड्स कैलेंडर। ध्यान रखना, ये जो है ना 12 इकोलॉग्स का कलेक्शन होता है। इकोलॉग्स यानी पास्टोरल पोएम्स। इसके बाद है एस्ट्रोफिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वर्क है। ये इंग्लैंड में लिखी जाने वाली पहली पास्टोरल एलजी होती है। पास्टोरल यानी ऐसी एलजी जिसमें पोएट खुद अपने आप को सेफर्ड मानता है और जिसकी डेथ हुई रहती है उसको भी सेफर्ड मानकर लिखता है। तो पहली जो पास्टोरल एलजी लिखी जाती है वो लिखी जाती है एडमंड स्पेंसर के द्वारा। और ये स्ट्रॉफिल किस पे लिखी गई पता है? ये लिखा गया है सर फिलिप सिडनी की डेथ पर लिखा गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इपिथेल्मियम शादी के पहले लिखी जाने वाली पोएम होती है। प्रोथेल्मियम शादी के बाद लिखी जाने वाली पोएम होती है। एलिजाबेथन एज में यूनिवर्सिटी वीड्स भी आते हैं। ये जो यूनिवर्सिटी वीड्स होते हैं ना, ये विलियम शेक्सपियर के जस्ट पहले प्ले लिख करके जाते हैं। यूनिवर्सिटी वीड्स की संख्या 7 होती है
कुछ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं, कुछ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं। ऑलरेडी मैंने लिटरेरी टर्म्स में इनको डिस्कस किया है, आपको याद भी कराया है। यूनिवर्सिटी वीट्स में जो सबसे प्रोमिनेंट राइटर होते हैं वो होते हैं क्रिस्टोफर मार्लो। इन्होंने सिर्फ ट्रेजेडीज लिखा है, ब्लैंक वर्स में लिखा है, और इनके जो ट्रेजेडीज होते हैं वो बाद में विलियम शेक्सपियर के लिए एक रोल मॉडल बनते हैं। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज हैं जैसे टेम्बलडन द ग्रेट, उसके बाद डॉक्टर फॉस्टस, बहुत अच्छी इनकी ट्रेजेडी है। जो ऑफ माल्टा, ये भी इनकी बहुत अच्छी ट्रेजेडी है। और इसी पैटर्न पर विलियम शेक्सपियर ने मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा हुआ है। एडवर्ड सेकेंड, ये किसने लिखा है? क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है, लेकिन ध्यान रखना एडवर्ड थर्ड किसने लिखा है? ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। हालांकि ये डाउटफुल वर्क है विलियम शेक्सपियर का, लेकिन एडवर्ड थर्ड का कनेक्शन किससे है? विलियम शेक्सपियर से। लेकिन एडवर्ड सेकंड किसने लिखा है? क्रिस्टोफर मार्लो ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद रॉबर्ट ग्रीन, ये भी वन ऑफ द यूनिवर्सिटी वीट्स होते हैं। पुंडस्टो इन्होंने लिखा है, जो कि बाद में विलियम शेक्सपियर के प्ले विंटर्स टेल का सोर्स बनता है। विलियम शेक्सपियर के 37 प्लेस के सोर्सेस मैंने आपको ट्रिक से याद कराया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। इसके बाद रॉबर्ट ग्रीन का वर्क है ओरलैंडो फ्यूरियोसो। टॉमस नैस, ये भी यूनिवर्सिटी वीट्स होते हैं। इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होती है अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर या द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, जो कि पिकारस नॉवेल का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बनती है। इसके बाद टॉमस लॉज का रोजलिंड, और ये विलियम शेक्सपियर के प्ले एज यू लाइक इट का सोर्स बनता है। इसके बाद है जॉन लिली, इनका वर्क है यूफीस, जो कि प्रोज वर्क होता है। इसके बाद इंडिमियान, बाद में इसी टाइटल से जॉन कीट्स ने भी एक पोएम लिखा है। इसके बाद है टॉमस कीट, ये भी यूनिवर्सिटी वीट्स होते हैं। और टॉमस कीट, ध्यान रखना, ये किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है अपने आप में, पूछा जा सकता है। उसके बाद जो है स्पेनिश ट्रेजेडी, इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। बाद में ध्यान रखना, ये विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट के लिए सोर्स बन जाती है। रॉफेल हॉलिंसेट, ये भी एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होती है क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड। ध्यान रखना, रॉफेल हॉलिंसेट का जो ये वर्क होता है क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ये विलियम शेक्सपियर के कुल मिलाकर के 13 प्लेस का सोर्स बनता है। ऑलरेडी मैंने इसको, जब विलियम शेक्सपियर के प्लेस के सोर्सेज याद करा रहा था तो उसमें मैंने आपको ट्रिक से याद कराया है। इसके बाद इंग्लैंड में जो पहली कॉमेडी लिखी जाती है वो होती है निकोलस उडॉल की, रॉल्फ रॉयस्टर और ट्वाइस्टर। ठीक है, ये भी कब लिखी जाती है? 1552, यानी रेनेसांस में लिखी जाती है। और पहली जो ट्रेजेडी है गॉर्बोडक, जिसको फॉरेक्स एंड पैरेक्स भी बोलते हैं, ये लिखी जाती है 1561 में, यानी ये भी कब लिखी जाती है? रेनेसांस में। और ये लिखा जाता है टॉमस सैकविल और टॉमस नॉर्टन के द्वारा। विलियम शेक्सपियर तो ध्यान रखना एलिजाबेथन एज के यानी रेनेसांस के बहुत बड़े राइटर होते हैं। ये 37 प्लेस लिखते हैं, 154 सॉनेट्स लिखते हैं, बहुत सारे नैरेटिव पोएम्स भी हैं। ऑलरेडी मैंने इनको अच्छे से डिस्कस किया है। जॉन फ्लेचर और बेन जॉनसन, ये दोनों विलियम शेक्सपियर के कॉन्टेम्परेरी होते हैं। बेन जॉनसन जितने भी प्लेस लिखते हैं वो क्लासिकल स्टाइल को फॉलो करते हैं। बेन जॉनसन की कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस हैं जैसे एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, अल्केमिस्ट, पोएटास्टर, सेजानस हिज फॉल, और इसके बाद है वॉलपोन द फॉक्स। सैमुअल बटलर का हुडीब्रास, जो कि एक सटायरिकल पोएम होती है, ये भी रेनेसांस में लिखी जाती है। और जॉन बनियन का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिकल पोएम होती है। हालांकि ये रेस्टोरेशन एज में लिखी जाती है, यानी ये लिखी जाती है 1678 में। इसके बाद आता है जैकोबियन एज। जैकोबियन एज में जेम्स फर्स्ट राजा होते हैं और इनका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1603 से 1625। एलिजाबेथन एज में जो भी इंपॉर्टेंट राइटर्स होते हैं वो जैकोबियन एज में भी कैरी ऑन करते हैं। और इसमें जो राइटर्स होते हैं जॉर्ज चैपमैन होते हैं। उसके बाद फ्रांसिस बेकन, बहुत ही बड़े राइटर होते हैं, ये एसेस के लिए जाने जाते हैं। और ध्यान रखना, इनकी जो एसेस होती है ये एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखी जाती है, यानी बहुत ही कंसाइज और बहुत ही विटी होती है। कम शब्दों में बड़ी सार युक्त बात करने वाले इनके एसेस होते हैं। और इन्होंने कुल मिलाकर के 106 एसेज लिखे हैं। पहला इनका जो पब्लिकेशन होता है वो होता है 1597 में, तब इनकी 10 एसेज होती है। फिर उसके बाद होता है 1612 में, इसमें इन्होंने ध्यान रखना 38 एसेज लिखे थे। और फाइनली इनका आता है 1625 में, और इसमें इन्होंने लिखा था 58 एसेज। ठीक है, कुल मिलाकर के
106 एसेज ये लिखते हैं। इसके बाद जॉन बेबस्टर की द वाइट डेविल और डचेस ऑफ माल्फी, ये दोनों बहुत ही अच्छी ट्रेजेडीज होती है। फिर आता है कैरोलिन एज, इसमें चार्ल्स फर्स्ट का शासनकाल होता है और इनका जो टाइम पीरियड होता है ये होता है 1625 से 1649। ये वो टाइम पीरियड होता है जब रेनेसांस धीरे धीरे डिक्लाइन करना स्टार्ट हो जाता है। इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स आते हैं। जॉन मिल्टन तो बहुत पहले से ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इनकी पहली जो वर्क आती है वो कब आती है, आपको याद आ रहा है? 1629 में आती है। इनकी पहली वर्क होती है ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ठीक है। तो यहाँ से ये लिखना स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू इनकी जो वर्क आती है 1671 तक आती है। तब इनकी वर्क पब्लिश होती है पैराडाइज रीगेन्ड और सैमसन एग्निस्ट, ठीक है। तो ये कई टाइम पीरियड को टच करते हैं जॉन मिल्टन। टॉमस हॉब्स का लेवियाथन एक इंपॉर्टेंट वर्क है। लेवियाथन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सी मॉन्स्टर। आपको याद आ रहा है सैटर्न की जो तुलना है पैराडाइज लॉस्ट में किससे किया गया है? लेवियाथन से ही किया गया है। जॉन लॉक का वर्क है एसे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कैवलियर पोएट्स। देखो, जॉन मिल्टन के समय में तीन तरह के पोएट्स एक्टिव थे जो लिख रहे थे। एक तो प्यूरिटन्स थे, ऑलरेडी जॉन मिल्टन भी प्यूरिटन थे। उसके बाद कैवलियर पोएट्स थे और फिर मेटाफिजिकल पोएट्स। तो कैवलियर पोएट्स में आपको चार नेम याद रखना है: टॉमस कैर्यू, रॉबर्ट हैरी और सर जॉन सकलिंग और रिचर्ड लवलेस। कैवलियर पोएट्स का मतलब आप क्या समझते हैं? देखो, जो कैवलियर पोएट्स थे ना, ये लव थीम पर पोएम लिखते थे। कैवलियर का मतलब होता है राजकवि, तो जाहिर सी बात है ये राजा के लिए भी पोएम लिखेंगे, यानी ऐसे पोएम लिखते थे जो राजा को अप्रिसिएट कर सके। और किस किंग के लिए लिखते थे तो ध्यान रखना, उस समय किंग थे चार्ल्स फर्स्ट, ठीक है। इन्हीं के लिए ये सारे पोएट्स पोएम लिखा करते थे। और कैवलियर्स को जो है सन्स ऑफ कहा जाता है, यानी बेन जॉनसन के ये सन है, ऐसा भी इनको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो कैवलियर पोएट्स थे बेन जॉनसन को पोएट्री के लिए अपना रोल मॉडल मानते थे, इसीलिए इनको सन्स ऑफ बेन भी कहा जाता है। और टॉमस कैर्यू का ट्रू ब्यूटी, ये आपको याद रखना है। टॉमस हैरी का टू मेक मच ऑफ टाइम और नोबल नंबर्स। और जॉन सकलिंग का जो है बैलड अपॉन वेडिंग, इंपॉर्टेंट वर्क है। और रिचर्ड लवलेस का टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन और लुकास्टा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मेटाफिजिकल पोएट्स। मेटाफिजिकल पोएट्स, ध्यान रखना, ये जाने जाते हैं अपने इंटेलेक्चुअल के लिए। ये अपनी पोएम को बहुत कठिन बनाने के लिए जाने जाते हैं और ये अपनी पोएम को कठिन कॉन्सीट का यूज करके करते हैं। कॉन्सीट का मतलब फॉर फेच्ड कॉम्परिजन, ऐसे ऐसे ये कॉम्परिजन करेंगे जो कि अनमैच्ड होगा। मेटाफिजिकल पोएट के जो सबसे प्रोमिनेंट राइटर हैं वो है जॉन डन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसने बोला है हु अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, तो ये ध्यान रखना जॉन ड्राइटर ने बोला है। लेकिन एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किसने जॉन डन को मेटाफिजिकल बोला है, तो डॉक्टर जॉनसन ने बोला है। जॉन ड्राइटर ने बोला है जॉन डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स और डॉक्टर जॉनसन ने बोला है कि जॉन डन वाज मेटाफिजिकल पोएट। दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जॉन डन के कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं जैसे कि अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, बहुत इंपॉर्टेंट ये पोएम है। ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल और डेथ्स ड्यूअल। जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वेल, ये दोनों भी मेटाफिजिकल पोएट्स होते हैं। एंड्रयू मार्वेल को इसलिए भी जाना जाता है कि जॉन मिल्टन को हेल्प करते हैं लिखने में, तब जब जॉन मिल्टन ब्लाइंड हो जाते हैं 1652 में। तब इनकी एज होती है 44 इयर्स। उस समय एंड्रयू मार्वेल जॉन मिल्टन की लिखने में बहुत सारी मदद करते हैं। एंड्रयू मार्वेल की कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं जैसे टू हिज स्क्वायर मिस्ट्रेस, ऊड अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। इसके बाद हेनरी वॉकन, ये भी मेटाफिजिकल पोएट्स हैं। इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लेंथी पोएम होती है रिट्रीट। और इसी पोएम से ध्यान रखना विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने पोएम इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी ओड के लिए सोर्स लेते हैं। अब्राहम कॉले, ये भी मेटाफिजिकल पोएट्स होते हैं। 1649 में चार्ल्स फर्स्ट के एक्सक्यूशन हो जाने के बाद इंग्लैंड में स्टार्ट हो जाता है प्यूरिटन इंटररेग्नम, यानी एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें कोई ऑफिशियल किंग ना हो, जिसको कॉमनवेल्थ पीरियड भी कहा जाता है। और इस टाइम पीरियड में इंग्लैंड को कौन रूल कर रहा था? एक्चुअली उस समय रूल करने वाला कोई और नहीं था, ओलिवर क्रॉमवेल था, ठीक है।
और ये पूरे इंग्लैंड में रूल करता है 1649 से लेकर के 1658 तक। 1658 में ओलिवर क्रॉमवेल के डेथ के बाद इसी का लड़का रिचर्ड क्रॉमवेल ये लॉर्ड प्रोटेक्टर बनता है। हालांकि ये उतना योग्य नहीं होता है जितना कि ओलिवर क्रॉमवेल था। इसीलिए 1660 में क्या होता है, चार्ल्स सेकेंड को फ्रांस से बुलाकर इंग्लैंड का किंग बना दिया जाता है, चूंकि राजाई रेस्टोर होती है। इसीलिए 1660 से रेस्टोरेशन एज की बिगिनिंग हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।